बच्चों आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो देखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और इसको हम लोग कैसे चर्चा इस पे अपनी बढ़ाते हैं आगे। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which attacking species of rate determining step is a nucleophile। यहाँ पर RX, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हैं, ये यहाँ पर RNU, यहाँ पर X माइनस, यहाँ पर जो रेट होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ एक्स। अब एक्स हैलोजन मान सकते हो या कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, जरूर नहीं कि हैलोजन ही हो, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो। यहाँ पर इसकी ये एक्स यहाँ पर जितने आसानी से हट जाएगा, ये दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल उतने आसानी से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगर ये जो एक्स आप पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये हटने से यहाँ से मना कर दे कि हम नहीं हटेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल जबरदस्ती यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। तो ये जब एक्स हटेगा तभी ये न्यू जुड़ेगा। मतलब इसकी लीविंग टेंडेंसी जितने ज़्यादा हो, जितने आसानी से हट जाए, न्यूक्लियोफाइल उतने आसानी से जुड़ जाएगा। अच्छा, लीविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। IA, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर IE रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लीविंग टेंडेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग चर्चा करें
कुछ जो ग्रुप हैं उनकी लीविंग टेंडेंसी का आर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दें। आर्डर ऑफ लीविंग टेंडेंसी, यहाँ पर हम लोग N3 माइनस, या यहाँ पर साइन न लगाएं, N3 माइनस यहाँ पर CF3, या ऐसे लिखें O, यहाँ पर S O O CF3, यहाँ पर O S CH3, यहाँ पर ये माइनस में होंगे सभी। यहाँ पर आयोडीन, फिर साइन लग गई, साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर Br माइनस OCO CF3 माइनस Cl माइनस F माइनस OCO CH3, यहाँ पर OC6H5 OH OR, यहाँ पर OH OR NH2 CH3 माइनस। अब ये ध्यान दें, ये बेसिसिटी के बढ़ते आर्डर में लिखा गया है। ये फिर ये यहाँ पर बेसिसिटी बढ़ रही है, लीविंग टेंडेंसी घट रही है, रेट घट रहा है। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा लीविंग टेंडेंसी इसकी है और सबसे N3 माइनस की, और सबसे कम लीविंग टेंडेंसी CH3 माइनस की है। ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम नोट करके आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे भैया, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ये जो CF3, ये देखें, ये आप कह रहे हो कि बेसिक बहुत कम है, लीविंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बेसिसिटी बहुत कम है। क्यों बेसिसिटी कम है? अगर यहाँ पर H जोड़ दिया जाए, H प्लस जोड़ दिया जाए, ये H प्लस, तो ये काफ़ी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। तो जितना स्ट्रांग एसिड होगा उतनी कम बेसिसिटी होगी, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी बेसिसिटी और वही सीधे क्रम इसमें है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा, जो इतना बड़ा लिखे हुए हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिपलेट।
इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। और सीधे इसको हम लोग दिखाते हैं TF से। अगर कहीं लिखना होगा तो हम लोग दिखाएंगे TF से, OTF से। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं ब्रोसीलेट, और इसको दिखाते हैं शार्ट में OBS से। इसको हम लोग लिखते हैं टोसीलेट, और इसको दिखाते हैं OTS से। इसको हम लोग दिखाते हैं मेसिलेट, इसको हम लोग दिखाते हैं मेसिलेट, लिखते हैं मेसिलेट। इसको दिखाएंगे OMS से, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लीविंग टेंडेंसी का क्रम आपको बताया गया है, ये लीविंग टेंडेंसी का क्रम OTF ज़्यादा है OTS से, OTS ज़्यादा है OBS से, OBS ज़्यादा है OMS से। कम से कम इतना तो आप याद रखेंगे। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये क्रम बताओ। बाकी तो जहाँ पर हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे वहाँ पर यूज करेंगे ही, लेकिन ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो फिर आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये TF है, ये F है, ये चीज। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसका अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो अटैकिंग स्पीसीज होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर जो लिविंग टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है किस पर भैया, लिविंग टेंडेंसी डिपेंड करती है, रेट डिपेंड करता है लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे, लिविंग टेंडेंसी डिपेंड करती है बेसिसिटी पे, ठीक है। और तो इस तरह से जो रेट है जितना ज़्यादा होगा, रेट जितना मतलब बेसिसिटी जितना ज़्यादा होगी, लिविंग टेंडेंसी उतना कम होगी, और लिविंग टेंडेंसी जितना कम होगी रेट उतना कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर देखा जाए कहीं मिस तो नहीं हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि लिविंग टेंडेंसी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी एंड लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी।
तो यहाँ पर रेट हम लोग देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी। लीविंग टेंडेंसी जितना कम होगी रेट उतना थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, सॉरी, rate is directly proportional to leaving tendency of group। यहाँ पर सारी थोड़ा सा शुरुआत में गलत हो गया। ये जितना आसानी से हटेगा रेट उतना ज़्यादा होगा। तो लीविंग टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगी रेट उतना ज़्यादा होगा। अब लीविंग टेंडेंसी ज़्यादा कब होगी? जब बेसिसिटी कम हो। तो मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी और लीविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये चीज़ है। अब ये सही हुआ, नहीं तो थोड़ा सा गलत हो जा रहा था। और यहाँ पर देखा जाए सही लिखा गया है। हाँ, बेसिसिटी बढ़ रही है तो लीविंग टेंडेंसी घट रही है, रेट घट रहा है। ये चीज़ सही लिखा गया था और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर पहले गलत लिख बैठे थे। चलो उसको समय रहते सुधार लिया गया। ठीक बेटा, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग चर्चा करें तो जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये दो टाइप का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप का होगा, एक SN1 होगा और एक SN2 होगा। SN2 देखा जाए SN1 क्या है और SN2 क्या है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर SN1 की अगर हम लोग चर्चा करें भैया, SN1 की चर्चा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। ये 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन। और इसको कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका रेट जो है एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और काइनेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि जो पावर है, पावर लिखा गया है, पावर है वो आर्डर होता है। मतलब यहाँ पर इस रिएक्शन का आर्डर 1 है और इस रिएक्शन का पावर 2 है, मतलब आर्डर 2 है। आर्डर 2 है मतलब इसका जो रेट है 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग लिख सकते हैं रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कर सकते हो। यहाँ पर वो रिएक्टेंट क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन
of two reactant molecule यहाँ पर सबस्ट्रेट, चलो अभी तो आगे लिखेंगे ही। यहाँ पर जो रिएक्टेंट रेट जो है वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें काइनेटिक्स अगर लिखें तो रेट इक्वल टू यहाँ पर के, यहाँ पर सबस्ट्रेट लिख रहे हैं और यहाँ पर रिएजेंट लिख रहे हैं। यहाँ पर सबस्ट्रेट लिख रहे हैं और रिएजेंट लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग काइनेटिक्स लिखना चाहें तो रेट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर के और यहाँ पर सबस्ट्रेट लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए पावर 1 है वो, और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है पहले में SN1 में, और दूसरे में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए सबस्ट्रेट का तो रेट 2 टाइम हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट का कंसंट्रेशन डबल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट 2 टाइम हो जाएगा। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट देखें, ये रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, ये ध्यान दें, अकर इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होगा, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर वाला 2 स्टेप में होगा और बाई मॉलिक्यूलर वाला सिंगल स्टेप में होगा। रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, तो ये एक ही स्टेप में होगा। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये चौथा पॉइंट अगर देखें, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। जहाँ पर कार्बोकैटायन होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो लिखा जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होगा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर देखा जाए ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर ये 2 स्टेप में होगा। स्टेप 1 ये क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा, ये सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट, ये स्लो स्टेप है, ये कार्बोकैटायन में बदलेगा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और स्टेप 2 जो देखें, स्टेप 2 ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर ये फास्ट स्टेप होगा, सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp2, sp3। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज की बात किया जाए तो sp3 बदलेगा sp2 में
और sp2 बदलेगा sp3 में। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज की बात किया जाए तो sp3 बदलेगा sp2 में और sp2 बदलेगा sp3 में, ये बदल जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, पहले कार्बोकैटायन बदलेगा, पहला स्टेप होगा, और दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये एक ही स्टेप में होगा, सबस्ट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बदलेगा और प्रोडक्ट बदलेगा। यहाँ पर अगला 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place both by retention and inversion। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। पहले तो ये कि होगा क्या, तो आप कहेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। रिटेंशन का मतलब रिटेन, मतलब वही कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जो पहले था। इन्वर्जन का मतलब वो उलट जाए, तो मतलब वही कॉन्फ़िगरेशन भी प्राप्त होगा और उलट भी जाएगा। अब कारण पूछा जाए क्यों ऐसा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे एज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन which is planar, so nucleophile can attack from both side of plane। अगर आपसे कहा जाए कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों क्यों होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है जो प्लेनर होता है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर देखें ये R1 हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर R2, ये यहाँ पर ये R3 सपोज करो ले रहे हैं, ये प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब दो, एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए हैं। एक p ऑर्बिटल जो डंबल शेप होता है, डमरू के आकार का होता है, वो यहाँ पे बचा रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से आक्रमण कर सकता है, प्लेन के नीचे से आक्रमण कर सकता है, दोनों साइड से आक्रमण कर सकता है। ये अगर ऐसा करता है तो ध्यान दें यहाँ पर, ये इसको ध्यान दें, तो ये अगर ऊपर से आक्रमण किया तो इधर आ गया, और नीचे से आक्रमण किया तो इधर आ गया। ये ध्यान दें, ये अब कहें, अच्छा अभी चर्चा करते हैं। तो ये एबव द प्लेन आक्रमण किया, बिलो द प्लेन आक्रमण किया। यहाँ पर देखा जाए भैया, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाई 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन तो होगा ही, कितना इन्वर्जन होगा ये आप भी ध्यान रखेंगे, मतलब को भी ध्यान रखेंगे। 100% इन्वर्जन होगा, ये ध्यान रखेंगे। 100% इन्वर्जन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों होगा, तो आप बताएंगे एज न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड
ऑफ लीविंग न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड ऑफ लीविंग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा वो लीविंग न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक करता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये H है, यहाँ पर H है, ये H है, यहाँ पर X माइनस को लीव करना है। तो X माइनस को लीव करना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Nu माइनस ये बैक साइड से अटैक करेगा ऐसे, और ये X माइनस छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये Nu माइनस चूंकि पीछे से अटैक किया है इसलिए पीछे जुड़ेगा, ये चीज हो जाएगा। तो अब ये चीज हो गया भैया। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि इन्वर्जन क्यों होगा, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल चूंकि बैक साइड से अटैक करेगा इसलिए यहाँ पर 100% इन्वर्जन होता है। अच्छा, इस इन्वर्जन को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज आल्सो नोन एज, यहाँ पर दिस इज आल्सो, यहाँ पर नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। तो वाल्डन इन्वर्जन किस में पाया जाएगा, तो आप बताएंगे वाल्डन इन्वर्जन SN2 रिएक्शन में पाया जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो भी नया पॉइंट होगा यहाँ पर, इफ reactant is optically active, then product is also, sorry, is optically inactive. Due to formation of racemic mixture, due to formation of racemic mixture, यहाँ पर if reactant is optically active, then product is also optically active, which is single stereoisomer। ये पूछा जाता है which is single stereoisomer। यहाँ पर ध्यान दें इस लाइन को, सिंगल स्टीरियोआइसोमर। तो अगर रिएक्टेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो सिंगल स्टीरियोआइसोमर होगा, ये चीज होगा। यहाँ पर ध्यान दें ऊपर वाले रिएक्शन में, यहाँ पर ध्यान दो, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आप देख सकते हैं। तो ये मतलब अगर ये D है तो ये L होगा, तो ये D और L दोनों बनेंगे, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा, क्या कहा जाए, क्या 100% मतलब दोनों D और L 50-50% बनेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें एक थोड़ा ज़्यादा बनेगा, दूसरा थोड़ा कम बनेगा, लेकिन जनरली हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर हम लोग देखें
व्हाट शुड बी कंडीशन। तो यहाँ पर ध्यान दें, कंडीशन की बात करें कंडीशन, तो अब कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट तो ये है कि कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल of reagent should be less. In general, neutral nucleophile like H2O, in general neutral nucleophile. यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा solvent should be polar protic. बताया गया है like H2O, CH3, COOH, CH3OH, etc. H2S. नोट करके in general solvent itself acts as nucleophile. In general, solvent itself acts as nucleophile. ये like H2O, यही न्यूक्लियोफाइल भी होंगे और यही सॉल्वेंट भी होंगे, ध्यान रखिएगा। ये सब यहाँ पर हो जाएगा कंडीशन में कंडीशन पहला क्या भैया, कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएजेंट should be high. In general, negative nucleophile like iodine minus, Br minus, Cn minus, OH minus
और अमोनिया भी इसी में आ जाएगा, अमोनिया। दूसरा क्या, सॉल्वेंट should be polar aprotic। बताया गया है सॉल्वर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, लाइक DMSO, सब पीछे पढ़ाया गया है, DMF, और हो जाएगा DMSO, DMF, और हो जाएगा एसीटोन, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट अगर चर्चा करें, सॉल्वेंट acts as न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन गिवन बाय टर्सरी RX, टर्सरी ROH, प्राइमरी RX, यहाँ पर सेकेंडरी लिखा जाए, सेकेंडरी RX एंड ROH, प्राइमरी RX एंड ROH, gives this reaction when their beta carbon is 3 or 4 डिग्री। यहाँ पर रिएक्शन बाई मेथिल एल्कोहल, मेथिल हैलाइड, प्राइमरी RX and primary ROH, when their beta carbon is not 3 or 4 डिग्री, तो बीटा कार्बन 3 या 4 डिग्री नहीं है तब दिया जाएगा। यहाँ पर रेट की बात किया जाए, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये चाहे आप RX ले लें या ROH ले लें। यहाँ पर रेट की बात किया जाए तो मेथिल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, RX, ये मेथिल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ROH जाएगा। यहाँ पर रेट जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन के हो जाएगा फॉर सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप।
यहाँ पर ध्यान दें। क्वेश्चन which one represent SN1 reaction? डी आल। तो आंसर हो जाएगा आल। ये टर्सरी है, रिप्रेजेंट करेगा। ये देखो सेकेंडरी है, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन 3 डिग्री है। ये प्राइमरी है, ये जिस कार्बन पर हेलोजन है वो प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये अल्फा, ये बीटा कार्बन 4 डिग्री है, इसलिए ये भी रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट order of reactivity of following in। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं बताया गया कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, लेकिन आप एसीटोन को देख के पहचानोगे कि SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। पर ये मेथिल हैलाइड पहला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर दूसरा चूँकि प्राइमरी है, चौथा प्राइमरी है। अब दूसरा प्राइमरी है और चौथा प्राइमरी है, लेकिन दूसरे में कार्बन कम है इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, और फिर लास्ट में तीसरा हो जाएगा चूँकि सेकेंडरी है, ये चीज़ हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इस चीज़ को अगले लेक्चर पे और एक्सप्लेन करेंगे। आज चीज़ों को थोड़ा लिखाए हैं केवल, और आगे कल हम लोग इसको SN1 और SN2 के मैकेनिज्म देखेंगे और फिर उस पर और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक बेटा।